लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित व्यंग रचना आत्मज्ञान क्लब। मैं भी एक बार आत्मज्ञानियों के चक्कर में पड़ गया था। मैं तब चंद्रा साहब रिटायर्ड इंजीनियर की चाल में किराए पर रहता था। एक शाम वह मुझे पैदल सिविल लाइन की सड़क पर चलते मिल गए थे। मैंने नमस्ते के बाद वही निरर्थक प्रश्न किया जो हम उनसे करते हैं, जिनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। कहिए, कहाँ जा रहे हैं? चंदा साहब रुक गए, बड़ी रहस्य भरी मुस्कान धारण करके बोले, तुम नहीं जानते आज शनिवार है ना? शनिवार को ये कहाँ जाते हैं? मैं सोचने लगा। जहाँ भी जाते हों, इनका जाना इतना महत्वपूर्ण और मशहूर है कि उनके किराएदारों को तो उनकी जानकारी होनी ही चाहिए। मैंने बहुत अनुमान लगाकर डरते डरते कहा, हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे होंगे। चंद्र साहब मेरे अज्ञान पर करुणा से मुस्कुराए, फिर रहस्य खोलने लगे। अरे भाई, हर शनिवार को आत्मज्ञान क्लब की साधना बैठक होती है ना, ठेकेदार संपूर्ण दास के बंगले पर, वहाँ जा रहा हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। अखबारों में अक्सर समाचार छपता रहता था। मुझे मालूम नहीं था कि चंद्रा साहब भी आत्मज्ञान क्लब के सदस्य हैं। वह बोले, तुम भी आया करो। मैंने पूछा, वहाँ क्या होता है? उन्होंने समझाया, वहाँ आत्मज्ञान की साधना होती है, चिंतन मनन ध्यान और चर्चा होती है। मैंने पूछा, किसके बारे में? वह बोले, आत्मा के बारे में। मनुष्य अपने को नहीं जानता। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना बहुत कठिन है। हम साधना से यही जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। मैंने फिर पूछा, इससे क्या फ़ायदा होता है? वह मेरी बेवकूफ़ी पर हंसकर बोले, तुम तो आत्मज्ञान से भी फ़ायदा नुकसान देखते हो। अरे, अपने को पहचानना कोई मामूली बात है। जीवन का यही परम ध्येय है। इस ज्ञान के बाद आदमी माया से छूट जाता है। कभी आओ, अरे कुछ परमार्थ की तरफ भी तो झुको, माया में कब तक फंसे रहोगे। मैंने उनसे आने का वादा किया। चलते चलते उन्होंने कहा, आज 3 तारीख हो गई, तुमने किराया नहीं दिया। मैंने कहा, 1-2 दिन में दे दूंगा, इस माह तनख्वाह देर से मिल रही है। चंदा साहब ने मुँह को भरसक बिगाड़ कर कहा, तनख्वाह तुम्हारी कभी भी मिले, किराया मुझे पहली को ही मिलना चाहिए, समझे? वह छड़ी टेकते हुए परमार्थ साधना के लिए बढ़े और किराया जुटाने की माया में फंसकर घर लौटा। उन्होंने 1-2 बार और आत्मज्ञान क्लब में आने के लिए कहा। मेरे बगल के हिस्से में जितेंद्र साहब रहते थे। वह मेरे साथ काम करता था और मेरा मित्र भी था। उससे भी चंद्र साहब ने आने के लिए आग्रह किया था। मैंने उससे कहा, यार वह कई बार कह चुके हैं, न जाएंगे तो बुरा मानेंगे। वह बोला, पर वहाँ करेंगे क्या? हम तो यूँ ही आत्मज्ञानी हैं। हम जानते हैं कि हम स्कूल मास्टर हैं और पढ़ाकर पेट भरते हैं। यही अपना सच्चा स्वरूप है। मुझ पर चंद्रा साहब की बातों का कुछ असर था। मैंने कहा, यह आत्मज्ञान नहीं है, वह बड़ी साधना के बाद प्राप्त होता है। चलो ना एक दिन। एक शनिवार की शाम को हम लोग ठेकेदार संपूर्ण दास के बंगले पर पहुँचे। फाटक में घुसते ही कुत्ता भौंक कर दौड़ा। हम ठिठक गए। जितेंद्र ने कहा, हर कुत्ता जन्म से ही आत्मज्ञानी होता है। वह जानता है कि मैं कुत्ता हूँ और मेरा काम भौंकना है। कई लोग अपने कुत्ते को टाइगर कहते हैं, पर कुत्ता अपने को कभी शेर नहीं समझता। वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञान जीवधारियों में सिर्फ मनुष्य को प्राप्त होता है और कुत्ता मनुष्य के बहुत पास रहता है, इसलिए थोड़ा आत्मज्ञान उसे भी हो जाता है। तुम देखते नहीं हो, इसके भौंकने में कुछ पवित्रता है जो और कुत्तों के भौंकने में नहीं होती। यह आत्मज्ञान साधकों की संगति में रहता है ना। यह किसी को काट ले तो उस आदमी की भी आत्मा प्रकट हो जाए। चंद्र साहब और ठेकेदार संपूर्ण दास बरामदे में आ गए और उन्होंने कुत्ते को बुला लिया। हम लोग जन्मजात आत्मज्ञानी के काटने से बच गए।
हम लोग कमरे में गए। वहाँ 10-12 आदमी सोफे पर आराम कुर्सियों पर बैठे थे। हमें साधारण कुर्सियाँ दे दी गईं क्योंकि हम किराएदार थे। मैंने उन साधकों पर नज़र घुमाई। उनमें से कई को मैं अलग अलग जानता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि इन लोगों ने मिलकर आत्मज्ञान क्लब बना लिया है। चंद्रा साहब और संपूर्ण दास की आत्माओं के तो संबंध पिछले 25-30 वर्षों से चले आ रहे थे। चंद्रा साहब ठेकेदार संपूर्ण दास को ठेके दिया करते थे और कुछ ऐसा चमत्कार होता था कि हर इमारत या पुल में से चंद्रा साहब का एक मकान पैदा हो जाता था। छोटी इमारत होती तो किसी मकान का गुसलखाना ही उसमें से निकल आता था। रिटायर्ड होते होते चंद्रा साहब के कई मकान हो गए थे जो किराए पर चल रहे थे। उनके बैंक के खाते में भी जब तब हलचल होती रहती थी। वहाँ सेवक जी भी बैठे थे जो बड़े पुराने नेता थे। लोगों ने हल्ला कर रखा था कि वह 2-3 चुनाव हार गए थे और उन्हें आत्मज्ञान की सख्त ज़रूरत पड़ गई थी। एक प्रोफेसर साहब भाई थे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, ऊंची धोती और नीचा कुर्ता पहनते थे। वह ठंड की रातों में बगीचे में उघाड़े घूमते थे। पिछले साल सर्कस देखकर जब हम लौटते तो बगीचे में थोड़ी देर रुककर प्रोफेसर साहब को भी देखते। जितेंद्र का कहना था कि सर्कस में जो कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है वह भी ठंड में ऐसे नहीं घूम सकता। वह 35 वर्ष की अवस्था में भी अविवाहित थे। वहाँ एडवोकेट शुक्ला भी थे जिनकी 2 बिन ब्याही जवान लड़कियाँ थीं। जिनकी बिन ब्याही लड़कियाँ हों उन्हें आत्मज्ञान की यूं ही ज़रूरत है। सुना था कि बड़ी लड़की की शादी वह प्रोफेसर से करने की कोशिश में थे। चंद्रा साहब ने कह दिया था कि वह प्रोफेसर को तैयार कर देंगे। शुक्ला का ध्यान प्रोफेसर की आत्मा की अपेक्षा उनके शरीर पर अधिकता था। सोचते होंगे कि किस शुभ दिन यह दाढ़ी मुड़ेगी। इन लोगों के सिवा वहाँ 2-3 व्यापारी और 1-2 रिटायर्ड अफसर लोग थे। कमरे के उद्बत्ती जल रही थी। टेबल पर एक बड़ा चित्र रखा था जैसे कंकाल का, जैसा स्पिरिट की बोतल पर बना रहता है। नीचे लिखा था आत्मा। टेबल पर फूल रखे थे। कॉफ़ी की चुस्की पीते हुए नेताओं ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था कि जनता का नैतिक स्तर बहुत गिर गया है। पहले जनता के मन में विश्वास था पर अब वह विश्वास हट गया है। गांधी जी करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा करते थे पर कोई हिसाब नहीं पूछता था, पर अब 2-5-10 हज़ार का भी लोग हिसाब मांगते हैं। जिस जाति के हृदय में विश्वास उठ जाए उसका पतन अवश्य होता है। जाति के पतन से दुखी हो उन्होंने गर्दन झुका ली। सहसा प्रोफेसर उठे और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ऊंचे स्वर में बोले, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास्तवश्च। सब शांत हो गए, आंखें मूंद ली। प्रोफेसर ने 3 बार कहा, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। दूसरों ने प्रश्नों को दोहराया और मग्न हो गए। हमने भी देखा देखी कि प्रोफेसर ने आंखें खोली तो सब ने खोल ली। इसका मतलब है कि सब एक आंख आधी खोल कर देख रहे थे कि कब प्रोफेसर आंखें खोले। चर्चा शुरू हुई। प्रोफेसर ने शुरू किया, आदिकाल से मनुष्य के मन में ये प्रश्न गूंज रही है, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। मनुष्य अपने को जानना चाहता है। इसी समय एक आदमी ने आकर ठेकेदार से कहा कि लड़के की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, डॉक्टर को फ़ोन कर लेने दीजिए। ठेकेदार को गुस्सा आ गया, बोला, वक्त बेवक्त नहीं देखते, फ़ोन करने आ जाते हैं, ले क्यों नहीं आते डॉक्टर को। घबराए हुए आदमी ने जवाब दिया कि जाने में देरी लगेगी, फ़ोन कर देंगे तो वह अपनी कार पर फ़ौरन आ जाएंगे। ठेकेदार ने उसे 10 बातें और सुनाई पर उसे फ़ोन कर लेने दिया, मगर उसके बाद चर्चा हो ही नहीं पाई। यूँ घंटे भर यह चर्चा अवश्य होती रही कि पड़ोसी कितना तंग करते हैं। सब पड़ोसियों से सताए हुए थे। उस दिन बैठक बड़े दुख के साथ खत्म हुई और वे लोग दुखी थे कि
आत्मज्ञान की उपलब्धि एक हफ्ता और टल गई। दूसरे शनिवार को फिर साधना में बाधा आई। मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों के बाद ध्यान के बीच में ही ठेकेदार बोल उठा, आज चंद्रा साहब का मूड कुछ खराब मालूम होता है। सब ने आंखें खोल दी। सब चंद्रा साहब को ऐसे ध्यान से देखने लगे जैसे वही सबकी आत्मा हो। चंद्रा साहब ने कहा, क्या बताएं, सांसारिक दुख छोड़ते ही नहीं, माया जाल है, आदमी आदमी को दुख देता है। वह रुआं से हो गए। सबको चिंता हुई। एडवोकेट शुक्ला ने पूछा, आखिर हुआ क्या चंदा साहब ने कहा, एक किराएदार के मकान में लगा हाथ का पंप खराब हो गया था। मैंने कह दिया था कि मैं सुबीते में ठीक करा दूंगा, पर उसने तो नया वॉशर लगवा लिया और 10 रुपये किराए में से काटने लगा। मैंने ऐतराज़ किया तो कहने लगा कि क्या हम प्यासे मरे, भला बताइए, है ना धांधली, मैं तो उसे ठीक कराता ही। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम अपने खर्चे से नल ठीक कराओ। चंद्रा साहब से सबको सहानुभूति हुई। एडवोकेट साहब को गुस्सा भी आया। कहा, मैं उसे 10 दिन में मकान से निकलवा दूंगा, कल ही एजेक्टमेंट कार्रवाई करता हूँ। उन्होंने चंद्रा साहब के मुख पर संतोष पढ़ना चाहा। चंद्रा साहब ने आशा दिलाई थी कि लड़की की शादी प्रोफेसर से करा दूंगा। प्रोफेसर ने दार्शनिक दृष्टि से कहा, वास्तव में मकान मालिक का दर्जा ईश्वर के पास ही है। ईश्वर ने सृष्टि रची, पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, लेकिन मकान नहीं बनाए। मनुष्य पृथ्वी पर खुले आकाश के नीचे तो रह नहीं सकता था। तब मकान मालिकों ने मनुष्य के रहने के लिए मकान बनाए। जो किराए के लिए मकान बनवाते हैं वे ईश्वर के समान ही पूज्य हैं, पर इस बात को बहुत कम किराएदार समझते हैं। उसने भी चंद्रा साहब की तरफ आशा से देखा कि अब वह प्रसन्न हो गए होंगे। चंद्रा साहब कुछ प्रसन्न तो हुए, पर आत्मा की चर्चा करने के लिए उनका मन तैयार नहीं हुआ। सभी उदासी में डूबे रहे। बड़ी देर तक किराएदारों की दुष्टता की चर्चा होती रही। आत्मज्ञान की प्राप्ति एक हफ्ते और टल गई। मैं और जितेंद्र लगभग हर शनिवार को साधना में शामिल होने लगे। प्रोफेसर दाढ़ी में तिल चुपड़ने लगा था। इसे देखकर एडवोकेट शुक्ला बहुत आशावान हो गए थे। फिर एकाएक मेरा तबादला हो गया। आत्मज्ञान की साधना वहीं छूट गई। अभी 2 साल बाद मुझे जितेंद्र मिला। मैंने पूछा, आत्मज्ञान साधकों के क्या हाल है। जितेंद्र ने कहा, उनकी साधना सफल हो गई, उन्हें आत्मज्ञान हो गया। मैंने कहा, आत्मज्ञान हो गया, फिर उन सब के क्या हाल है। जितेंद्र ने बताया, उनके अलग अलग हाल हैं। चंद्रा साहब, संपूर्ण दास और नेताजी पागल खाने में है। प्रोफेसर ने शादी कर ली है और वे दोनों सेठ जेल में हैं। मैंने कहा, अरे यह कैसे हुआ। जितेंद्र ने बताया, एक दिन जब उनकी साधना चरम बिंदु पर पहुंची और उन्होंने ध्यान करके प्रश्न किए, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, तो आत्मा से आवाज़ें आने लगीं। चंद्र साहब की आत्मा से आवाज़ आई, मैं बेईमान हूँ, मैं घूसखोर हूँ। संपूर्ण दास की आत्मा से आवाज़ आई, मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ। नेताजी की आत्मा से आवाज़ आई, मैं पाखंडी हूँ, मैं नीच हूँ। दोनों सेठों की आत्माओं से आवाज़ आई, मैं इनकम टैक्स चोर हूँ, मैं 2 हिसाब रखने वाला हूँ। सबकी जागृत आत्मा से निरंतर ये आवाज़ें आने लगीं और वे सड़कों पर चिल्लाते घूमने लगे, मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं पाखंडी हूँ। आखिर चंद्रा साहब, संपूर्ण दास और नेताजी तो पागल खाने भेजे गए और दोनों सेठ जेल में हैं। प्रोफेसर ने जब आत्मा से पूछा, मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, तो जवाब आया, मैं नर हूँ, मुझे मादा चाहिए। उसने एडवोकेट शुक्ला की बड़ी लड़की से शादी कर ली। शुक्ला की आत्मा से कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि वह आत्मज्ञान के लिए नहीं आता था, लड़की की शादी जमाने के लिए आता था। आत्मज्ञान बेचारों को ले डूबा। मेरा तबादला ना होता तो मैं भी इन साधकों के चक्कर में पड़ जाता, तब न जाने क्या होता।